आज विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का ऑनलाइन यूट्यूब चैनल स्टडी बाय अरुण पर। प्रिय विद्यार्थियों, शिक्षा मनोविज्ञान विषय का हम अध्ययन कर रहे थे और शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत हमने पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर जो विकास की अवस्थाएं हैं बालक की, उनके बारे में हमने जाना और विकास की महत्वपूर्ण अवस्था शैशवावस्था की बात हम कर चुके थे। और आज का जो वीडियो लेक्चर है वो इन्हीं अवस्थाओं से संबंधित है, बालक के विकास से संबंधित है। बालक के विकास की जितनी भी अवस्थाएं हैं उनके अंतर्गत बहुत से विद्वान हैं मनोविज्ञान के, जिन्होंने अपने अपने सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं इन अवस्थाओं को लेकर के। एक बालक का विकास किस तरह से होता है और क्या कारण है उसके विकास के, और वातावरण किस तरह से उसको प्रभावित करता है। तो कई विद्वान हैं जिनके बारे में हम जानेंगे। तो मैंने एक बार सिद्धांत लिए हैं विद्वानों के, 3-4 वीडियो है जो मैं विभिन्न विद्वानों के सिद्धांतों से संबंधित मैं वीडियो लेक्चर लेने वाला हूँ। क्योंकि शैशवावस्था के बाद हम बाल्यावस्था पढ़ते हैं, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना पहले जो विभिन्न विद्वानों के मत हैं और उनके द्वारा दिए गए जो विकास के सिद्धांत हैं उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। क्योंकि अधिकतर जो प्रश्न आपके आते हैं भर्ती परीक्षाओं में, शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में, वो इन्हीं विद्वानों के सिद्धांतों में से बनकर आते हैं। तो ये महत्वपूर्ण है और आज का जो अपना टॉपिक है वो भी महत्वपूर्ण रहेगा। तो एक बार पुनः मेरे सभी जो नए व्यूवर्स हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि जब भी नया वीडियो लेक्चर अपलोड हो तो उसकी सूचना आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है, तो ये जो वीडियो सीरीज है विद्यार्थियों सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए उपयोगी रहेगी, चाहे वो राजस्थान में पात्रता परीक्षा, शिक्षक पात्रता परीक्षा रीट हो, उसके अलावा हरियाणा में एचटेट, पंजाब में पीटेट या विभिन्न राज्यों स्तर पर जो शिक्षक परीक्षाएं आयोजित होती है, शिक्षक की योग्यता परीक्षाएं जो आयोजित होती है, उन सभी के लिए ये वीडियो लेक्चर उपयोगी रहेंगे। जो मनोविज्ञान के जितने भी वीडियो लेक्चर सीरीज जो अपनी चल रही है, उसके अलावा थर्ड ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है, तो लगभग सभी शिक्षक भर्ती प्रतियोगिताओं से संबंधित जो जितने भी मनोविज्ञान के जो टॉपिक है उन सभी का इस वीडियो सीरीज में मेरे द्वारा समावेश किया जाएगा। आई होप आप वीडियो लगातार जो है देख रहे हैं और आपको वीडियो अच्छे लग रहे होंगे और बहुत से नॉलेजेबल चीज़ें हैं जो आप सीख पा रहे हैं, ऐसी मैं आशा करता हूँ। और कहीं भी कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है, कहीं भी कोई भ्रम है, तो आप बिल्कुल मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब कमेंट बॉक्स में दे दूँगा। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं और आज हम जो है पढ़ने जा रहे हैं विलियम मैकडूगल। विलियम मैकडूगल जो विद्वान है, इन्होंने मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया है। मानव की मूल प्रवृत्ति के बारे में इन्होंने बताया है और 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियों के विषय में इन्होंने अपना जो है वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। तो इस वर्गीकरण को हम जानेंगे, विलियम मैकडूगल की मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत हम जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। विद्यार्थियों, मूल प्रवृत्तियां जो है वो कहीं ना कहीं संवेगों से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो अब शब्द जब आपके सामने आ गया मूल प्रवृत्ति, तो पहले तो मैं शब्द का अर्थ आपको बताऊंगा, क्योंकि मेरा तरीका यही है पढ़ाने का कि सबसे पहले विद्यार्थी को शब्दों का अर्थ बताया जाए। जब तक आप शब्दों पर आप अपना शब्दकोश जब तक आप विस्तृत नहीं करेंगे, जब तक शब्दकोश के ऊपर आप काम नहीं करेंगे, जब तक आप चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे। ठीक है ना, तो अच्छे से समझने के लिए थोड़ा सा शब्दकोश के ऊपर आप काम कीजिए और जितने भी डिफिकल्ट जो शब्द आते हैं विषय वस्तु से संबंधित, उनको मैं सरलता से बताने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मुझे भी क्या संतुष्टि नहीं मिल पाती। जब तक मैं बता नहीं देता हूँ तब तक मुझे भी क्या है कि संतुष्टि नहीं मिलती। इसलिए मैं आपको हर शब्दों को क्लियर करके चलता हूँ और विशेषकर रिकॉर्डेड क्लासें हैं तो आप मेरे से पूछ भी नहीं सकते हो प्रश्न। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि कोई भी शब्द ना छूटे और आप एक एक चीज़ों को बिल्कुल बारीकी से जो है जान पाएँ और समझ पाएँ। ठीक है, तो मेरा ये प्रयास रहता है। तो आइए शुरू करते हैं। मैंने आपके सामने बोला कि विलियम मैकडूगल ने जो मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया है, तो वो जो मूल प्रवृत्ति है वो संवेग से जुड़ी हुई है। तो पहला सवाल आपके मस्तिष्क में यही उठना चाहिए कि संवेग क्या है सर। संवेग जिसे हम अंग्रेजी में इमोशन बोलते हैं, अंग्रेजी भाषा के इमोशन का हिंदी रूपांतरण है जिसे हम संवेग कहते हैं, जो कि लैटिन भाषा के इमोवेयर से बना है। ठीक है, लैटिन भाषा का शब्द है इमोवेयर, जिससे ही इमोशन शब्द बना है और जिसे हिंदी में हम क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। अब संवेग है क्या एक्चुअल में? संवेग विद्यार्थियों एक व्यक्ति के द्वारा व्यक्त की जाने वाली एक अवस्था है। कैसी अवस्था है? उत्तेजित अवस्था है। उत्तेजित अवस्था का मतलब है कि व्यक्ति के अंदर अचानक से जो है संवेग उत्पन्न होते हैं और उनको वो अपने शारीरिक रूप से उन संवेगों को प्रकट कर देता है। तो ये उत्तेजित अवस्था है, यानी अचानक से प्रकट हो रहा है संवेग आपके सामने। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि आप किसी रास्ते से गुजर रहे हैं और ऊपर से किसी ने गंदा पानी फेंक दिया या कचरा आपके ऊपर डाल दिया। हो सकता है गलती से डाल दिया हो, लेकिन आपको अब क्या आएगा? आपको गुस्सा आएगा, भयंकर वाला गुस्सा आएगा कि मैं घर से तैयार होकर निकला था और मेरी पूरी ड्रेस जो है वो खराब कर दी है। कौन है ये बेवकूफ़, मूर्ख? आपको गुस्सा आएगा, स्वाभाविक बात है, मानव स्वभाव है, तो गुस्सा आना भी एक स्वाभाविक ही बात है। तो आप में कौन सा संवेग जागृत होगा विद्यार्थियों? क्रोध नामक संवेग आप में जागृत हो जाएगा। अचानक से आए ना आपको, भाई ऐसा तो नहीं है कि आप घर से निकले थे जब क्रोधी होकर निकले थे। घर से भी अगर मान लो क्रोध की अवस्था में निकल रहे हो तो इसका मतलब घर पे कुछ ना कुछ घटना घटित हुई है जब आपके क्रोध नामक संवेग आपके ऊपर हावी हुआ है। लेकिन घर से आप एकदम नॉर्मल आए हो, रास्ते से जा रहे हो बिल्कुल हंसते मुस्कुराते हुए, और अचानक से किसी ने आपके ऊपर कचरा या गंदगी डाल दी, तो आपके अंदर क्रोध नामक संवेग जो है वो हावी हो गया। अब क्रोध संवेग आपके अंदर जब आ गया तो मानसिक रूप से आया वो तो, ठीक है ना, शारीरिक रूप से तो अभी वो हुआ नहीं है।
शारीरिक रूप से तो आप उसको अपने क्रियाकलापों से व्यक्त करोगे। अभी वो किस अवस्था में हो? मानसिक अवस्था में, मानसिक वैचारिक रूप में है वो, विचारों के अंदर। उस पल भर के लिए जैसे ही कचरा आपके ऊपर गिरा है, आप में अचानक से आपको गुस्सा आया, आपने ऊपर देखा कौन है ये बेवकूफ। अब हो सकता है कि आप गाली गलौज करने लग जाओ, आप अभद्र बोलने लग जाओ उस व्यक्ति को जिसने इस तरह का कार्य किया है। तो ये जो उत्तेजित अवस्था है आपकी, यही क्या कहलाती है? यही संवेग कहलाती है। अब संवेग भी कई तरह के होते हैं, पढ़ेंगे अपन। विलियम मैकडूगल ने जो है विद्यार्थियों 14 प्रकार के संवेग और उनसे उत्पन्न होने वाली मूल प्रवृत्तियों का जिक्र किया है अपने इस मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत के अंतर्गत। तो आगे अपन पढ़ेंगे इसके बारे में। लेकिन आप ये समझ लें कि संवेग क्या है। संवेग आपकी एक ऐसी उत्तेजित अवस्था है जिसको मनुष्य अपने शारीरिक क्रियाकलापों से व्यक्त करता है। ठीक है, तो व्यक्त तो वो करेगा ही। क्रोध आ रहा है उसको, वैचारिक रूप से क्रोध आ रहा है अंदर अंदर, तो उसको व्यक्त करेगा। कैसे व्यक्त करेगा? या तो वो गलत बोल के व्यक्त करेगा, या गुस्सा प्रदर्शित करेगा। क्रोध आएगा तो गुस्सा तो प्रकट प्रकट करेगा, वो तो प्रकट कर देगा उसको। तो कहने का मतलब है संवेग जो है, इमोशन जो है, वो एक उत्तेजित अवस्था है व्यक्ति की, जिसे वो वैचारिक रूप से जो है वो उस अवस्था को शारीरिक रूप से व्यक्त कर देता है। विचारों में तो वो आते हैं, लेकिन शारीरिक रूप से उसको क्या कर देता है? व्यक्त कर देता है। वही क्या कहलाता है? संवेग कहलाता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। उसके अलावा और भी संवेग है, प्रेम का संवेग, करुणा का संवेग। प्रेम नामक संवेग, मान लीजिए किसी छोटे बच्चे को आप देखते हैं, मान लीजिए आप मार्केट में जा रहे हैं और आपने किसी छोटे से प्यारे से गोलू मोलू से बच्चे को आपने देखा, तो आपके अंदर उस बच्चे के प्रति प्रेम का संवेग जागृत हो गया। आपके अंदर एक वात्सल्य का जो है संवेग जागृत हो गया। कह रहे कितना प्यारा बच्चा है, कितना क्यूट बच्चा है, क्यों ना मैं इसे गोद ले लूं। ऐसा आपका मन करेगा। तो आपके अंदर एक संवेग जागृत हुआ है, जिसको आप वात्सल्य का संवेग कह सकते हो। प्रेम रूपी संवेग है, एक बच्चे के प्रति जो प्रेम है उसे आप वात्सल्य बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी एक संवेग की अवस्था है। उसके अलावा मान लीजिए आपको कोई भिखारी मिल गया मार्केट में, और वो भिखारी जिसके बेचारे के पैर भी नहीं है, हाथ भी नहीं है, जो विकलांग श्रेणी के अंदर है, और उस भिखारी को देख करके आप में जो संवेग जागृत होगा, कौन सा संवेग होगा विद्यार्थियों? करुणा नामक संवेग जागृत होगा। आपको दया आएगी उसके ऊपर कि देखो बेचारा कितना लावारिस लाचार है, चल भी नहीं सकता, और हाथ भी नहीं है, कुछ काम भी नहीं कर सकता, कैसे बेचारा अपना पेट भरता होगा। तो आपके अंदर एक करुणा का संवेग जागृत हो जाएगा और आप उस भिखारी की मदद करने का प्रयास करेंगे। हो सकता है आप उसको कुछ रुपए पैसे दें, या हो सकता है आप उसको कुछ खाने पीने की वस्तु दे दें। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? क्योंकि आप में करुणा का संवेग जागृत हो गया है। तो ये संवेग है विद्यार्थियों, जो कि एक उत्तेजित अवस्था है व्यक्ति की, जिसे व्यक्ति अपने शारीरिक क्रियाकलापों से क्या कर देता है? व्यक्त कर देता है। तो यही संवेग है। ठीक है, आप समझ गए होंगे संवेग क्या है। अब संवेग से विद्यार्थियों कुछ मूल प्रवृत्ति, यानी कि व्यक्ति के कुछ क्रियाकलाप हैं जिनको वो करता है, उसको हम मूल प्रवृत्ति बोलेंगे। मूल क्यों बोलेंगे? क्योंकि मूल रूप से आपके अंदर जिस तरह की धारणा है, जिस तरह की सोच है, उसी को तो आप व्यक्त करोगे, तो उसी को मूल प्रवृत्ति बोलते हैं। जैसे हर व्यक्ति की प्रवृत्ति अलग अलग तरह की होती है। हर व्यक्ति की, विद्यार्थियों जो प्रवृत्ति है वो अलग अलग तरह की होती है। मैंने आपको बोला कि आप गली से गुजरे, आपके ऊपर कचरा गिराया, तो अगर एक व्यक्ति की प्रवृत्ति लड़ने झगड़ने की और नकारात्मक प्रवृत्ति है, गुस्सैल प्रवृत्ति है, तो वो क्या करेगा? वो लड़ने पर उतर हो जाएगा, वो उस व्यक्ति का माथा फोड़ने के लिए तैयार हो जाएगा, मरने मारने को उतर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी प्रवृत्ति ऐसी है। ठीक है, उसको तो मौका मिल गया बस कि हाँ मेरे ऊपर कचरा फेंका, अब मैं उसको मारूंगा। तो उसकी मूल प्रवृत्ति ये है कि वो लड़ेगा झगड़ेगा और लड़ने झगड़ने को उतर हो जाएगा। लेकिन यही देखिए, अगर कोई संत व्यक्ति है, कोई साधु व्यक्ति है, या मान लीजिए कोई संत ही है, कोई साधु ही है, और वो असली साधु है, रियल का, ढोंगी नहीं। ढोंगी पाखंडी तो बहुत घूम रहे हैं, रियल संत है वो, तपस्वी है कोई, उसके ऊपर यदि ऐसा होता है, उसके ऊपर कोई कचरा डाल देता है, तो क्या वो अभद्र बोलेगा? क्या वो अपना क्रोध प्रकट करेगा? क्या वो गाली गलौज करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसकी प्रवृत्ति ऐसी नहीं है। उसकी प्रवृत्ति ऐसी नहीं है कि वो इस तरह से गाली गलौज करे, गंदा बोले, या फिर एक बुरा व्यवहार किसी के प्रति करे। हालांकि उसके साथ बुरा हो गया है, लेकिन वो दूसरों के साथ बुरा नहीं करेगा विद्यार्थियों। क्यों? क्योंकि उसकी प्रवृत्ति नहीं है। मैंने आपको एक छोटी सी कहानी बताई थी कि एक साधु महात्मा जो कि नदी में स्नान कर रहे थे, और उस नदी के अंदर एक बिच्छू जो है पानी में डूब रहा था। तो महात्मा जी ने उस बिच्छू को पानी में से ऐसे उठाया हाथ में। जैसे ही हाथ में उठाया बचाने के लिए, तो उस बिच्छू ने जो है महात्मा जी को काट लिया। जैसे ही काटा, महात्मा जी का हाथ हिला, बिच्छू वापस पानी में गिर गया। महात्मा जी ने उस बिच्छू को 2-3 बार पानी में से निकाला। पास ही खड़े एक व्यक्ति ने पूछ लिया कि महात्मा जी, बिच्छू आपको बार बार काट रहा है, फिर भी आप इसको बचा रहे हो, क्यों कर रहे हो आप ऐसा? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको नुकसान पहुंचा रहा है, फिर भी आप इसकी मदद कर रहे हो। तो महात्मा जी ने क्या कहा? महात्मा जी ने कहा, बेटा, बिच्छू की मूल प्रवृत्ति है डंक मारने की, तो वो अपना काम कर रहा है, और मैं एक इंसान हूं, मेरे अंदर परोपकार का भाव होना चाहिए, मेरे अंदर दया का भाव होना चाहिए। तो ये मेरी मूल प्रवृत्ति है। मैं एक संत हूँ, साधु हूँ, और सबसे बड़ी बात कि मैं एक इंसान हूँ, मैं एक मानव हूँ, और मानव की प्रवृत्ति होनी चाहिए दूसरों के प्रति परोपकार की भावना, छोटों के प्रति प्रेम की, बड़ों के प्रति सम्मान की, जीव जंतुओं के प्रति दया मात्र की भावना इंसान में होनी चाहिए। तो मैं मेरा काम कर रहा हूँ, ये मेरी प्रवृत्ति है, और बिच्छू की प्रवृत्ति है डंक मारने की, तो डंक मार रहा है। ठीक है, तो जिसको जो काम है वो करेगा। तो ये मूल प्रवृत्ति होती है, यानी मूल रूप से व्यक्ति के अंदर जो विशेषताएं विद्यमान है वही उसकी मूल प्रवृत्ति है, और उन मूल प्रवृत्तियों को प्रकट जो है व्यक्ति कहीं ना कहीं कर देता है।
कभी ना कभी उन मूल प्रवृत्तियों को जो है प्रकट कर देता है। तो प्रकट कब करता है? जब संवेग, जब उस पर कोई संवेग हावी होता है विद्यार्थियों, तो वो मूल प्रवृत्तियों को प्रकट कर देता है। कई बार आप देखते हैं कि ऐसे इंसान होते हैं हमारे सामने जो बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत मीठा बोलते हैं, कभी गाली गलौज नहीं करते, कभी गलत शब्द नहीं बोलते, लेकिन कभी ऐसी उनके साथ घटना घटित हो जाती है कि आवेग में आकर के और आवेश में आकर के वो गलत शब्दों का प्रयोग करने लगते हैं। अपने आप को सही साबित करने के लिए गलत शब्दों का प्रयोग करने लगते हैं, बुरा बोलने लगते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं वो? क्यों? क्योंकि संवेग हावी हो गया और उनकी मूल प्रवृत्ति एक्चुअल में वही थी, लड़ाई झगड़ा। वो तो बन रहे थे ऊपर से, बन रहे थे, वो साधु संत बन रहे थे, वो शरीफ बन रहे थे, लेकिन अंदर से मूल प्रवृत्ति उनकी ऐसी थी, पाश्विकता थी उनके अंदर। इस तरह का व्यवहार था उनका, वो तो छुपा रहे थे अपने व्यवहार को। तो आप समझ गए होंगे विद्यार्थियों मूल प्रवृत्ति क्या होती है। मूल प्रवृत्ति व्यक्ति की नैसर्गिक जो विशेषता है वो उसकी मूल प्रवृत्ति है, और मूल प्रवृत्ति को प्रकट व्यक्ति कब करता है? संवेगों के माध्यम से प्रकट करता है। ये देखिए पीपीटी के माध्यम से देखिए, संवेग का मूल प्रवृत्ति से संबंध होता है। अभी मैंने बताया आपको कि संवेग के द्वारा ही मूल प्रवृत्ति सामने आती है। संवेगों के पश्चात होने वाली क्रिया को ही हम क्या कहते हैं? मूल प्रवृत्ति कहते हैं। यानी पहले संवेग हावी होगा और संवेग हावी होने के बाद में व्यक्ति अपनी प्रवृत्ति को सामने लेकर आएगा, जिसे मूल प्रवृत्ति हम बोलते हैं। मूल प्रवृत्ति के जनक की अपन बात करते हैं विद्यार्थियों, तो मूल प्रवृत्ति का जनक जो है वो कौन है? विलियम मैकडूगल है। विलियम मैकडूगल, जिनकी पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी हमने पढ़ी थी, जिसमें इन्होंने चेतना शब्द को बुरा बताया था विद्यार्थियों, तो ये मनोवैज्ञानिक है विलियम मैकडूगल, और यही जो है मूल प्रवृत्ति के जनक है। इन्होंने कितनी मूल प्रवृत्तियां बताई है? 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई है। इन्होंने कहा है कि मूल प्रवृत्तियां प्रत्येक मनुष्य में होती है, हर मनुष्य में होती है मूल प्रवृत्तियां। संवेग हर मनुष्य में होते हैं, और संवेग उत्पन्न भी मनुष्य में कभी ना कभी होते हैं, और संवेगों से ही मूल प्रवृत्तियों का संबंध है। यानी पहले संवेग उत्पन्न होगा, उसके पश्चात मनुष्य जो क्रिया प्रतिक्रिया देगा वो क्या कहलाएगी? वो उसकी मूल प्रवृत्ति कहलाएगी। इन्होंने 4 संवेग जो है उनके बारे में बताया है, भय, प्रेम, क्रोध और पीड़ा। कह रहे जन्म के समय ही ये बालक के अंदर विद्यमान होते हैं। यानी जन्म के बाद में एक बच्चे के अंदर भय नामक संवेग पैदा हो जाता है, डर लगता है उसको चीज़ों से, तेज आवाज़ से डर लगता है उसको। प्रेम की भावना, उसमें प्रेम नामक संवेग बालक के अंदर आता है अपनी माता के प्रति, अपने परिवार वालों के प्रति। क्रोध, गुस्सा आता है उसे, अगर कोई चीज़ नहीं मिलती है, तो भोजन नहीं मिलता है तो क्रोध आता है। माता दूध नहीं पिलाती है तो क्रोध आता है। तो क्रोध नामक संवेग भी जन्म के समय ही बालक में उत्पन्न हो जाता है। साथ ही पीड़ा यानी कष्ट का अनुभव भी बालक जो है वो करने लगता है। तो पीड़ा भी क्या है? एक संवेग है अपने आप में। ठीक है। तो विलियम मैकडूगल के अनुसार 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां जो है वो प्रत्येक मनुष्य में होती है, और जन्म के समय जो है बालक के अंदर, एक शिशु के अंदर 4 संवेग मुख्य रूप से पाए जाते हैं, जो कौन कौन से हैं? भय, प्रेम, क्रोध और पीड़ा। ठीक है। चलिए, ये कुछ आधार था, बेस था एक तरह से इस क्लास का, कि आपको समझ में आना चाहिए कि संवेग और मूल प्रवृत्तियां होती क्या है। अब अपन एक एक की आगे बात करेंगे। बहुत तेज हवा चल रही है आज, फरवरी चला गया है, मार्च आ गया है, और बड़ी तेज हवाएं चल रही है, आंधी जैसी चल रही है। आपको हो सकता है माइक से सुनाई दे रही हो, तो डिस्टर्बेंस भी हो रहा है। चलिए कोई बात नहीं। हाँ, तो अब अपन बात कर रहे हैं विद्यार्थियों संवेगों के प्रकारों की, कि एक्चुअल में जो संवेग हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए स्लाइड पर देखिए आप, संवेगों के 2 प्रकार बताए गए हैं। पहला है सकारात्मक संवेग और दूसरा है नकारात्मक संवेग। सकारात्मक संवेग कौन से होते हैं विद्यार्थियों? सकारात्मक संवेग के अंदर आपके आनंद है, स्नेह है, प्रेम है, हर्ष है, ये सारे सकारात्मक संवेग हैं। यानी इससे मनुष्य को सकारात्मकता मिलती है। आनंद का संवेग, स्नेह का संवेग, प्रेम रूपी संवेग, हर्ष रूपी, बहुत ज़्यादा खुशी जब प्राप्त होती है तो हर्ष रूपी संवेग है। उसके अलावा जो नकारात्मक संवेग है उनमें आपकी ईर्ष्या है दूसरों से, क्रोध का भाव है, भय है, कष्ट है, ये सारे नकारात्मक संवेग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। तो अब अपन मैकडूगल के अनुसार जो 14 मूल प्रवृत्तियां हैं, संवेग है, उनकी विद्यार्थियों अपन एक एक करके बात करते हैं। इसमें से एक प्रश्न जो है रीट परीक्षा के अंदर या जितने भी टेट एग्जाम होते हैं उनमें एक प्रश्न पक्का बनता है। ठीक है। तो इसको अच्छे से समझेंगे और एक एक करके अपन चलते हैं। तो पहला विद्यार्थियों स्लाइड पर आपके सामने जो संवेग है वो है भय। मैंने आपको बताया विद्यार्थियों कि भय नामक संवेग जो है मैकडूगल के अनुसार बच्चे के जन्म के समय ही प्रकट हो जाता है। बच्चे को अंधेरे से भय लग सकता है, तेज रोशनी से उसको भय हो सकता है, उसकी आंखें बंद हो सकती है, उसको अगर तेज आवाज़ सुनाई दे तो भी वो रोने लग सकता है, उसको भय लग सकता है, उसको डर लग सकता है, वो चौंक सकता है। तो ये संवेग है, भय रूपी संवेग है, जो बड़ों के अंदर भी आता है, कोई जरूरी नहीं है बच्चों के अंदर ही। बड़ों में भी बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको फोबिया होता है। किसी को पानी से फोबिया होता है, पानी में उतरता है तो डर लगता है। किसी को जो है अंधेरे से फोबिया होता है, डर होता है, अंधेरे में वो बैठ नहीं सकता। किसी को ऊंचाई से फोबिया होता है, किसी ऊंचे स्थान पर जाकर नीचे देखता है तो बड़ा भय उसको लगता है। तो भय नामक संवेग है विद्यार्थियों, जो कि प्रकट होता है मनुष्य के अंदर। तो जब भय रूपी संवेग जब प्रकट होता है विद्यार्थियों, तो मूल प्रवृत्ति क्या बनती है ये समझना है आपको। जब किसी व्यक्ति को भय लग रहा है किसी चीज़ से, मान लीजिए कि आप किसी हॉस्टल में रह रहे हैं, ठीक है, या मान लीजिए किसी पीजी में आप रह रहे हैं,
और दीपावली की छुट्टियां हो गई और आपके सारे पीजी के जितने भी साथी थे वो सारे अपने अपने गांव या घर चले गए, और आपकी बस जो है वो नेक्स्ट डे है, आपकी शाम वाली बस जो है निकल चुकी है, और आप अपने रूम में अकेले बैठे हैं। आपका पीजी बहुत बड़ा है, 50-60 कमरे हैं उसके अंदर, और शाम के समय लाइट चली गई, अंधेरा हो गया बिल्कुल, इलेक्ट्रिसिटी जा चुकी है। अब आपके अंदर भय नामक संवेग आ गया अचानक से आ गया, आपको ऐसा भय लगा, थोड़ा डर महसूस हुआ कि मैं अकेला हूँ, कोई भी नहीं है। तो भय रूपी संवेग आपके ऊपर हावी हो गया। अब जब भय रूपी संवेग आपके ऊपर हावी हो गया तो आपकी प्रवृत्ति क्या बनेगी? भाई भय को खत्म ही तो करना है, भय को खत्म करने की प्रवृत्ति बनेगी। तो जब हमें डर लगता है तो हम क्या करते हैं? हम पलायन करते हैं। पलायन का मतलब है भागते हैं। भाई डर लगेगा तो भागोगे आप। मान लीजिए कमरे के अंदर आपको डर लग रहा है तो आप निकल के बाहर आने की कोशिश करोगे कि मुझे कोई व्यक्ति मिल जाए, कोई साथी मिल जाए, कोई साथ का मिल जाए, कोई व्यक्ति दिख जाए मुझे, जिससे मैं बोल लूँ, बतला लूँ, बात कर लूँ, ताकि मेरा जो ये भय है ये समाप्त हो जाए। तो जब भय रूपी संवेग आता है तो मूल प्रवृत्ति क्या बनती है? पलायन की प्रवृत्ति बनती है, भागने की प्रवृत्ति बनती है। या मान लीजिए आप किसी रास्ते से जा रहे हैं, अंधेरे का टाइम है, और आपको अचानक से कुछ दिख गया, किसी झाड़ी से, किसी पेड़ पे कुछ दिख गया आपको। वो हो सकता है कोई पक्षी हो, लेकिन आपने पता नहीं क्या उसको समझ लिया है, भूत समझ लिया आपने। क्या होता है भूत? पता नहीं, मेरे को भी होता है या नहीं होता है मालूम नहीं मेरे को, लेकिन आपने उसको समझ लिया कि कोई ना कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जी है जो मुझे नुकसान पहुंचा सकती है। तो आपको भय लगा तो आप हनुमान चालीसा बोलने लगे, और हनुमान चालीसा बोलते बोलते अब फटाफट वहां से भाग रहे हैं कि भागो यहाँ से, रुकना नहीं है यहाँ पे, रुक गए तो गए काम से, मर गए आज तो आप क्या करोगे? आप वहां से पलायन करोगे, आप वहां से भागोगे उस स्थान से। ठीक है, तो संवेग क्या है? आपका भय। और इससे मुक्ति पाने के लिए आपकी प्रवृत्ति क्या बन जाएगी? पलायन की प्रवृत्ति बन जाएगी, वहां से जो है उस स्थान को छोड़ने की प्रवृत्ति आपकी बन जाएगी। ठीक है, तो ये समझ गए होंगे आप कि भय रूपी संवेग के उपरांत जो मूल प्रवृत्ति उत्पन्न होती है वो कौन सी होती है? पलायन होती है। आगे देखिए, दूसरा संवेग है आपके सामने, क्रोध। जब क्रोध रूपी संवेग हावी होता है विद्यार्थियों, तो बात हम कर चुके हैं कि आप रास्ते से जा रहे हैं और ऊपर से किसी ने कचरे की बाल्टी डाल दी, तो क्रोध रूपी संवेग हावी हो गया। और जब क्रोध रूपी संवेग हावी हुआ तो आप क्या करोगे? उस व्यक्ति से आपकी युद्ध करने की इच्छा हो जाएगी, लड़ाई करने की, झगड़ा करने की। ठीक है, शुद्ध हिंदी में बात करें तो युयुत्सा, यानी युद्ध करने की इच्छा। ये इसके यू के नीचे है ना, ऊ की मात्रा लगा लेना भाई, यू आधा तय सा, युयुत्सा। यहाँ भी ऊ की मात्रा आएगी ये के नीचे भी, ठीक है ना, युयुत्सा। युयुत्सा का मतलब होता है युद्ध करने की इच्छा, यानी कि जब आपको गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा भयंकर वाला, तो आपको उस व्यक्ति से लड़ने की इच्छा होगी, युद्ध करने की इच्छा होगी। ठीक है, यानी कि क्रोध रूपी संवेग जब हावी होगा तो आपकी मूल प्रवृत्ति क्या बनेगी? युयुत्सा बनेगी। ठीक है, दो संवेग हो गया आपके क्लियर। आइए आगे देखते हैं। आगे आपकी स्क्रीन पे देखिए, जो अगला संवेग है वो है विद्यार्थियों भूख। भूख लगी है, बहुत जोरों की भूख है, तो चलो बना लो मैगी, 2 मिनट में मैगी तैयार है, भूख खत्म आपकी। तो भूख रूपी जब संवेग व्यक्ति के अंदर उत्पन्न होता है तो क्या करेगा? भूख लगेगी जब क्या करेंगे? आप घर में बैठे हो, भूख लगी जोरदार, क्या करोगे आप रसोई घर की तरफ भागोगे, देखोगे आप रसोई घर में कोई सामान पड़ा है तो खा लेते हैं, या मान लो फ्रिज रखा हुआ है तो फ्रिज को खोल के देखोगे, ऐसा ही करोगे ना। यानी इसका मतलब ये है कि भूख रूपी जब संवेग उत्पन्न होता है मनुष्य में तो वो क्या करता है? भोजनान्वेषण। भोजनान्वेषण का मतलब है भोजन की खोज करना। तो भोजन की खोज करोगे, कब करोगे? जब भूख रूपी संवेग जो है वो आप पर हावी हो जाएगा। भोजनान्वेषण, भोजन को आप खोजोगे। ठीक है, चलिए फटाफट से कर लेते हैं, इजी है। देखो, करुणा रूपी संवेग, इसकी बात कर चुके हैं अपन। करुणा का मतलब है कि जब आपको किसी पर दया का भाव आ रहा है, किसी को देख करके दया का भाव आ रहा है तो उसको करुणा बोलते हैं। मान लीजिए सर्दी का टाइम और रात के 9 बजे, और आप अपने घर का बाहर का मेन गेट बंद करने के लिए जा रहे हैं। बहुत तेज ठंड पड़ रही, दिसंबर जनवरी की ठंड है। मेन गेट आप बंद करने के लिए जा रहे हैं कि भाई रात हो गई, अब सोते हैं, तो मेन गेट को बंद कर देते हैं। आप मेन गेट बंद कर रहे हैं, तब भी एक छोटा सा नन्हा सा पिल्ला, कुत्ते का बच्चा आपके उस दरवाजे के पास आकर के और कूं 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 बोलता है, तो आपके अंदर करुणा का संवेग जागृत हो जाएगा। आप देखेंगे अरे इतना छोटा बच्चा रात को इतनी ठंड में ठिठुर रहा है, कहाँ जाएगा बेचारा ये। चलो तो इसको आज रात को यहीं रख लेते हैं, इसको शरण दे देते हैं, नहीं तो बाहर हो सकता है दूसरे कुत्ते इसे मार डालें, इसे खत्म कर दे। तो आप क्या करोगे? उस पिल्ले को जो है अपने यहाँ पर शरण दे दोगे, अपने घर में ले आओगे। उस हो सकता है आप उसको खाने के लिए कुछ दो, उसको दूध भी दो गर्म पीने के लिए। तो आपने क्या किया? आपने शरण में आए हुए वो क्या दे दी? जगह दे दी, शरणागति। यानी करुणा नामक संवेग आप में जागृत हुआ और आपकी मूल प्रवृत्ति क्या बन गई? शरणागति, यानी उसको शरण देने की प्रवृत्ति आपकी बन गई और आपने उसको शरण दे दी अपने पास में। ठीक है, तो ये करुणा नामक संवेग है। आगे देखिए, कृति भाव। कृति का मतलब होता है निर्माण करना। कृति भाव यानी कि आप में जब कृति भाव, कोई नई चीज को बनाने का कृति भाव जागृत हो गया आपके अंदर, तो आपकी मूल प्रवृत्ति क्या बन जाएगी? रचनात्मकता बन जाएगी। रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी, अंग्रेजी में बोलें तो क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी कब बनती है? जब आपके अंदर ये कृति भाव नामक संवेग जागृत होता है। जैसे मान लीजिए मई जून की छुट्टियों का टाइम है, हाँ, छुट्टियों में आप जो है अपने घर पर हैं और खाली हैं, कोई काम नहीं कर रहे आप, और अचानक से आपकी नज़र एक प्लास्टिक की बोतल पर पड़ी, खाली प्लास्टिक की बोतल,
और आपके अंदर कृति भाव जागृत हो गया कि मैं इस बोतल को कट करके क्यों ना एक गुलदस्ता बना दूं। तो आपने उस बोतल को कट करने की कोशिश की, आप कटर लेकर के आए, आपने उसको काटा और उसके अंदर उसके ऊपर कलर वलर करके, उसको जोड़ करके, गोंद से चिपका करके, कलर करके आपने उसका एक गुलदस्ता बना दिया। तो ये कृति भाव है ना? ये संवेग जागृत हुआ आपके अंदर कृति भाव का कि मैं इस बोतल से कुछ बना सकता हूँ नया, कुछ नई चीज़ बना सकता हूँ, नई चीज़ का उत्पादन कर सकता हूँ। तो उसी को हम क्या बोलेंगे? क्रिएटिविटी बोलेंगे या रचनात्मकता बोलेंगे। तो कृति भाव संवेग जब जागृत हुआ तो आपकी मूल प्रवृत्ति क्या बन गई? रचनात्मकता बन गई और आपने रचना कर दी एक नई चीज़ की, है ना? वेस्ट से बेस्ट बना दिया आपने। वेस्ट आइटम था, वो कोई काम का नहीं था, खराब पड़ा था, आपने उससे बेस्ट बना दिया, कोई अच्छी चीज़ बना दी और घर में सजावट का सामान आपने बना दिया। तो ये कृति भाव नामक संवेग है। मूल प्रवृत्ति क्या होगी इसकी? रचनात्मकता। आगे देखिए, आगे है विद्यार्थियों आमोद। आमोद नामक संवेग जब पैदा होता है तो मूल प्रवृत्ति बनती है हास्य की। अब आमोद संवेग कब पैदा होगा? आमोद संवेग जब आप मान लीजिए कि अपने दोस्तों के साथ आप मिलते हैं, घर में आपने स्टडी की, 10-12 घंटे आप स्टडी कर रहे हैं, किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं। आई होप आप कर रहे होंगे, रियल में किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे। वर्तमान में बहुत सी जो है प्रतियोगी परीक्षाओं के फॉर्म निकल रखे हैं और आपको तैयारी करनी भी चाहिए, आपको अपनी तरफ से प्रयास करना चाहिए। बाकी जो होगा वो आप ईश्वर पे छोड़ दें, अपनी मेहनत में कोई कमी ना रखें। कल को ये अफसोस ना रहे कि मैंने तो मेहनत की ही नहीं, तो मुझे ये पद कहाँ से मिलता। तो जो भी वैकेंसी आती है फॉर्म भरें और अपनी तरफ से आप प्रयास करने का पूरा कोशिश करें आप, ठीक है। आई होप आप जल्द ही जो है किसी न किसी सरकारी सेवा में चयन हो जाएगा आपका और आप सेवाएं देंगे। ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं आप सभी को। बेस्ट ऑफ लक मेरे सभी व्यूअर्स को। तो मैं कह रहा था कि आमोद नामक संवेग कब आप पर हावी होगा? जब मान लीजिए आप दोस्तों में बैठे हैं और 4-5 दोस्तों में बैठे हैं और वहाँ पर हंसी ठिठोली करने की आपकी इच्छा हो गई, तो आप एक दूसरे दोस्त की टांग खिंचाई करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि आप में आमोद नामक संवेग हावी हो गया है। आपको हंसना है, आपको बातें करनी है और माहौल को जो है खुशनुमा बनाना है, तो आप में आमोद संवेग हावी हो गया। अच्छा, हमेशा ऐसा नहीं होता है। बहुत सी बार 4-5-10 लोग बैठे होते हैं लेकिन एकदम शांत बैठे होते हैं, कोई विचार विमर्श नहीं, थोड़ी बहुत बात कर रहे हैं, एकदम बोरिंग, एकदम बोगस, बिल्कुल डल होए हुए, नीरस होए हुए बैठे रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें आमोद नामक संवेग हावी नहीं हुआ है। लेकिन अगर आमोद नामक संवेग हावी हो जाता है तो व्यक्ति सोचता है कि मैं क्यों ना हंस लूँ, बतला लूँ, किसी से बात कर लूँ और बस हम हंस लें, हंसने का बहाना मिल जाए। तो ये हंसने का बहाना है विद्यार्थियों, कौन सा संवेग है? आमोद नामक संवेग है। और जब ये संवेग हावी होता है तो हास्य रस की प्रधानता हो जाती है और किसी भी छोटी से छोटी बात को पकड़ के और उसके ऊपर जो है हम आनंद उठाना शुरू कर देते हैं, हंसना शुरू कर देते हैं। तो ये आमोद नामक संवेग है। आगे देखिए, वात्सल्य, इसकी बात कर चुके हैं कि एक बच्चे के प्रति माता पिता का जो प्रेम है वो क्या कहलाएगा? वात्सल्य कहलाएगा। और ये प्रेम अगर किसी और व्यक्ति के अंदर जागृत हो रहा है, मैंने आपको एग्जांपल भी दिया कि आप मार्केट में जा रहे हैं और एक महिला ने गोद में एक बच्चे को इस तरह से ले रखा है, महिला आगे चल रही है, बच्चे का चेहरा पीछे है और आप उस बच्चे को देख रहे हो और देख करके आप में वात्सल्य का संवेग जागृत हो गया। यानी आप उस बच्चे को गोद में लेना चाह रहे हो, आप उस बच्चे को चूमना चाह रहे हो, आप चाह रहे हो कि वो बच्चा मेरे पास आ जाए और मैं उससे मिल लूँ, इतना प्यारा क्यूट बच्चा है। तो इसका मतलब आपके अंदर कौन सा संवेग जागृत हुआ है? वात्सल्य का संवेग जागृत हुआ है। और वात्सल्य का संवेग जब जागृत होता है तो मूल प्रवृत्ति क्या बनती है विद्यार्थियों? पुत्रेच्छा की मूल प्रवृत्ति बनती है। पुत्रेच्छा यानी कि संतान की चाह जो है वो उसकी आप में जो है एक हो जाता है कि भाई मेरे भी ऐसी संतान होनी चाहिए, इतनी प्यारी संतान जो है मेरे भी होनी चाहिए। तो ये जो संवेग है वात्सल्य का, ये जिसमें उत्पन्न हो रहा है, इसका मतलब उसको क्या चाहिए? उसको संतान प्राप्ति चाहिए, ठीक है। अब पुत्रेच्छा यहाँ लिख दिया है, थोड़ा सा गलत हो गया विद्यार्थियों। पुत्रेच्छा, इसको ऊ की मात्रा कर लेना, ठीक है ना। ये पुत्रेच्छा यानी पुत्र प्राप्त करने की। अब पुत्र हो चाहे पुत्री हो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन संतान प्राप्ति की इच्छा आप कह सकते हो इसको कि भाई वात्सल्य संवेग जब जागृत होता है तो मनुष्य के अंदर संतान प्राप्ति की इच्छा जागृत हो जाती है, यानी मूल प्रवृत्ति बन जाती है कि मेरे भी ऐसी संतान होनी चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, घृणा नामक संवेग है। घृणा यानी कि नफरत है। आप अगर किसी से नफरत करते हैं, मान लीजिए संवेग आपके अंदर ऐसा हावी हो गया नफरत का, आप घृणा कर रहे हैं, तो अब आपको क्या चाहिए? अब आपकी मूल प्रवृत्ति क्या बनेगी? निवृत्ति की बनेगी, छुटकारा पाने की। यानी जब आप किसी से नफरत करते हैं, किसी से घृणा करते हैं, हालांकि करनी नहीं चाहिए, सभी से प्रेम करना चाहिए, किसी से भी नफरत नहीं करनी चाहिए, मन में किसी प्रकार का ईर्ष्या भाव या नफरत का भाव हमें नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हम मनुष्य है और जीवन का कुछ पता नहीं है, आज है कल नहीं है, ठीक है ना। तो हमें किसी से भी घृणा का भाव नहीं रखना चाहिए, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, सबकी अपनी अपनी मेहनत है विद्यार्थियों, अपनी अपनी किस्मत है। हमें ऐसा प्रयास करना चाहिए कि हम भी सामने वाला जिस व्यक्ति के प्रति हमारे विचार है, हमें भी उसके जैसा बनने का प्रयास करना चाहिए। अगर हम उसे अपना आदर्श मानते हैं तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हम भी उसकी तरह मेहनत करें। तो घृणा का भाव हमें नहीं रखना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। तो घृणा रूपी संवेग अगर किसी में हावी हो गया है तो वो क्या करेगा? निवृत्ति पचाएगा। निवृत्ति मतलब छुटकारा, पीछा छुड़ाना, ठीक है। तो निवृत्ति चाहेगा, बस पीछा छूट जाए जल्दी से। मान लीजिए किसी से झगड़ा हो जाता है, कई बार सुबह सुबह दूध वाले से झगड़ा हो गया, अखबार वाले से झगड़ा हो गया, तो वहां पर घृणा का संवेग जागृत होता है, नफरत होती है कि कैसा कैसा इंसान है,
एक तो हम पैसे दे रहे हैं इसको और ऊपर से हमारा काम भी नहीं कर रहा है, ढंग से नहीं कर रहा है, कभी लेट आता है, कभी जल्दी आता है, कभी आता ही नहीं है, या दूध सही नहीं आ रहा है। तो ये घृणा का संवेग जागृत होता है। और फिर मूल प्रवृत्ति क्या आती है? मूल प्रवृत्ति बनती है कि छोड़ो छोड़ो छोड़ो, खत्म करो, क्या करना है छोड़ो, रहने दो, चेंज कर लेंगे, दूसरा कोई अखबार वाला देख लेंगे, या किसी और से हम बंदी कर लेंगे दूध की, ठीक है ना। तो निवृत्ति का भाव आता है कि छोड़ो, क्यों फालतू, पूरा दिन खराब जाएगा, सुबह सुबह मूड खराब हो गया। तो घृणा नामक जब संवेग पैदा होता है तो मूल प्रवृत्ति क्या बनती है? निवृत्ति की बनती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और आगे आपके स्क्रीन के ऊपर विद्यार्थियों जो संवेग है वो है एकांकीपन का। एकांकीपन का संवेग जब विद्यार्थियों पैदा होता है किसी व्यक्ति के अंदर, अभी कोरोना टाइम के अंदर देखो ये संवेग बहुत पैदा हुआ था। कोरोना टाइम के अंदर हर इंसान के अंदर ये संवेग जो है इसका जन्म हो गया था, एकांकीपन का, क्योंकि घर ही घर में रह करके विद्यार्थियों परेशान हो गया था व्यक्ति। तो ये संवेग जब जागृत हुआ एकाकीपन का, तो व्यक्ति क्या चाहता है? व्यक्ति चाहता है सामूहिकता, कि मैं समूह में जाकर के बैठूं, समूह में जाकर के बातचीत करूं, समूह में चला जाऊं मैं कैसे भी। क्यों? क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अरस्तु ने भी कहा है, प्राचीन यूनानी दार्शनिक अरस्तु कहते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में जीना पसंद करता है। तो एकांकी भाव जब व्यक्ति के अंदर आता है, उसे लगता है कि मैं अकेला हूं, तो वो सामूहिकता की तरफ भागता है, समूह की तरफ भागता है, वो समाज की तरफ भागता है, चार लोगों से बात करने के लिए भागता है। अभी आपके साथ भी ऐसा होता होगा, अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और 10-10, 12-12 घंटे एक कमरे के अंदर बंद रह के बैठ रहे हैं आप सुबह से शाम तक, तो पूरे दिन में आपकी एक बार इच्छा जरूर होती है कि मैं परेशान हो गया पूरे दिन 10-12 घंटे, चलो बाहर जाके किसी से बातें करते हैं, दोस्तों से मिलते हैं। ऐसा आपके अंदर होता है ना। तो ये संवेग है एकांकीपन का, जिसकी वजह से जो मूल प्रवृत्ति पैदा होती है वो क्या है? सामूहिकता की मूल प्रवृत्ति है। आगे देखिए आत्माभिमान। आत्माभिमान, खुद के ऊपर बहुत ज्यादा अभिमान महसूस करना, कोई ऐसा कार्य कर देना जिससे खुद पे अभिमान होने लग जाए। तो ये संवेग जब उत्पन्न होता है तो इससे जो मूल प्रवृत्ति बनती है विद्यार्थियों, वो कौन सी होती है? गौरव। अपने ऊपर गौरव होने लगता है, अपने ऊपर बहुत ही प्राउड फील होने लगता है। तो मूल प्रवृत्ति बन जाती है गौरव। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका बैच है, आप पढ़ रहे हैं और पढ़ रहे हैं, मान लीजिए कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं, तो आप 50 जनों का बैच है और उस 50 में से केवल आपका ही सिलेक्शन हुआ है किसी भर्ती परीक्षा के अंदर, तो आप अंदर से बहुत ज़्यादा आप ऐसे अभिमान महसूस होगा आपको कि देखो इन सब में मैं ब्रिलियंट हूँ, मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो ये संवेग जब आप में उत्पन्न होगा तो मूल प्रवृत्ति क्या बनेगी? आप अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करेंगे कि इतने बड़े बैच में से 50-60 लोगों के बैच में से केवल और केवल एकमात्र मैं सिलेक्ट हुआ हूँ। तो आप अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करेंगे, आप बहुत प्राउड फील करेंगे अपने आप को। तो ये आपकी मूल प्रवृत्ति बन जाएगी। ठीक है, आगे देखिए आत्महीनता की। आत्महीनता का संवेग जो है विद्यार्थियों, वो बहुत सी बार जो है आत्महीनता, आत्म का मतलब है तो खुद से बात हो रही है भाई, आत्म शब्द जुड़ गया ना, इसका मतलब खुद की बात कर रहा है मनुष्य। हीनता मतलब कमी, यानी कि जब इंसान का खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस कमजोर पड़ जाता है तो ये संवेग हावी होता है। बहुत सी बार ऐसा देखा गया है कि कॉम्पिटिशन एग्जाम देते हैं विद्यार्थी और उस एग्जाम में उनके 1 नंबर, आधा नंबर या कुछ पॉइंट से वो रह जाते हैं, तो इस तरह की एक आत्मग्लानि उनको महसूस होती है। अपने ऊपर ही वो सवाल उठाने लगते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे से कोई कमी रह गई है इसीलिए ऐसा हुआ है। तो इसको आत्महीनता की स्थिति बोलते हैं। और कई बार ऐसा होता है जीवन में कि जब मनुष्य लगातार असफलताएं प्राप्त करता है तो उसके अंदर ये संवेग जो है आत्महीनता का हावी हो जाता है। और इस संवेग के उपरांत जो है विद्यार्थियों, उस व्यक्ति की प्रवृत्ति कैसी बन जाती है? दयनीय प्रवृत्ति बन जाती है। गरीब बन जाता है वो बेचारा, विचारों से गरीब बन जाता है, अपने आप को बहुत ही कमजोर महसूस करता है, क्योंकि लगातार उसको असफलताएं मिल रही है, सफलता मिल ही नहीं रही है, कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा सफलता का। तो उसके अंदर मूल प्रवृत्ति कैसी बन जाती है? उसकी दयनीयता की प्रवृत्ति बन जाती है, बेचारेपन का भाव आ जाता है उसके अंदर, गिर जाता है वो खुद की नजरों के अंदर। तो यही है आत्महीनता। ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें मजबूत रहना चाहिए। इंसान ने जब बनाया है, हर इंसान को यूनिक बनाया है, हर इंसान अपने आप में अद्वितीय है, तो किसी प्रकार की आत्महीनता का भाव नहीं होना चाहिए। हर व्यक्ति अपने आप में स्पेशल है, आप स्पेशल हैं क्योंकि आपको ईश्वर ने बनाया है, आप ईश्वर की कृति है और ईश्वर की रचना इतनी कमजोर नहीं हो सकती। भगवान ने आपको बनाया है, भगवान का अंश है आप। जब उस ऊपर वाले में, भगवान में इतनी ताकत है तो आप कमजोर कैसे हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते। तो अपने आप को कभी कमजोर मत होने देना विद्यार्थियों। मेरे सभी विद्यार्थी जो मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, कभी अपने आप को कमजोर महसूस मत करना। ये माँ सरस्वती है, ये कभी अपना कर्ज रखती नहीं है, ध्यान रखना। आप जितना पढ़ रहे हैं, आप जितना सीख रहे हैं, अपने जीवन में जितना सीख रहे हैं, नौकरियां कुछ नहीं है। नौकरी तो कोई भी आप प्राप्त कर लेंगे, आप मेहनत करके प्राप्त कर लेंगे। हो सकता है आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाए, आपको थोड़ा समय लग सकता है, 2 साल, 4 साल, 5 साल लग सकते हैं, हो सकता है 10 साल लग जाए, लेकिन नौकरी बड़ी बात नहीं है विद्यार्थियों। व्यवहार बहुत बड़ी बात है। आपका व्यवहार उत्कृष्ट होना चाहिए, आप में एक अच्छे मनुष्य के गुण होने चाहिए, आप में दया, परोपकार, सहानुभूति, अनुकूलन, इस तरह के गुण आप में होने चाहिए। वो आपको आगे लेकर जाएंगे, ना कि ये कोई नौकरियां आपको आगे लेकर जाएगी। ठीक है, आप कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन केवल यही समझ लेना, जीवन का उद्देश्य केवल ये बना लेना कि मैं नौकरी लग कर ही कुछ कर सकता हूँ, ये गलत है। ये गलत सोच है बिल्कुल। हर बेरोजगार की गलत सोच है ये कि केवल नौकरी से ही उसका उत्थान हो सकता है। नहीं हो सकता। आपको मनुष्य बनना पड़ेगा, एक अच्छा इंसान बनना पड़ेगा आपको, तभी आप अपने परिवार में, समाज में और इस राष्ट्र को कुछ दे पाएंगे और पूरे गर्व के साथ जी पाएंगे। तो आप अपनी मेहनत पे विश्वास रखिए, जो होगा वो देखा जाएगा।
चलिए, तो मैं बात कर रहा था आत्महीनता की, कि अपने आप को कभी कमज़ोर महसूस नहीं होने देना। लेकिन ये एक संवेग है विद्यार्थियों आत्महीनता का, जो विद्यार्थी मनोविज्ञान नहीं पढ़ते हैं शायद उनमें ये आत्महीनता आ जाती होगी। तो आत्महीनता की स्थिति के अंदर मनुष्य बहुत कमज़ोर महसूस करता है और अपने आप को कैसी स्थिति में पाता है, बहुत ही दयनीय स्थिति में अपने आप को पाता है, और अब उसकी मूल प्रवृत्ति बन जाती है दयनीयता। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम बात कर रहे हैं आमोद नामक संवेग विद्यार्थियों। आमोद शायद पीछे बात कर चुके हैं अपन आमोद की, आमोद नामक संवेग की हम पीछे बात कर चुके हैं। आमोद यानी कि जब आपको किसी बात पर हंसना है, मुस्कुराना है, तो उसके लिए जो आप प्रयास करते हैं, जो क्रियाकलाप करते हैं दोस्तों के बीच में बैठ करके, वो आमोद नामक संवेग है। और उससे जो मूल प्रवृत्ति बनती है वो क्या बनती है, हास्य की, यानी कि हंसना है आपको मुस्कुराना है। हाँ, अभी मुस्कुरा रहे हैं, देखो इसी तरह से मुस्कुराते रहना है आपको, कभी भी नर्वस नहीं होना है अपने जीवन के अंदर। परिस्थितियाँ जो भी हो, इंसान है, परिस्थितियाँ कभी दुख आएगा कभी सुख आएगा, लेकिन हमें जो है सबके साथ पूरी दृढ़शीलता से जो है लड़ना है हमें, चाहे कैसी भी कठिन परिस्थिति आए, हमें घबराना नहीं है, हमें पीछे नहीं हटना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगली जो हमारी संवेग है आपके सामने वो है स्वामित्व का संवेग। और स्वामित्व के संवेग से जो मूल प्रवृत्ति पैदा होती है विद्यार्थियों, वो होती है संग्रहण की। देखिए समझेंगे इसको। स्वामित्व का मतलब क्या है? स्वामित्व का मतलब ऑनरशिप, आप मालिक हो किसी चीज के। जब आप मालिक हो या मालिक बनना चाहते हो तो आप में संवेग पैदा होता है विद्यार्थियों इस तरह का। जैसे मान लीजिए आप कोई कार्य कर रहे हैं, मान लीजिए आप कोई बाल्यावस्था के अंदर है, और बाल्यावस्था के अंदर आप जो है कंचे कंचे आपने खेले होंगे बाल्यावस्था के अंदर, या आपने वो फोटो जैसी होती है फिल्मों की, वो आपने खेली होगी जरूर, कभी ना कभी आपने खेली होगी, आई होप। तो आपके अंदर उस समय ये संवेग हावी होता था कि मैं इन चीज़ों को क्या कर लूँ, इकट्ठा कर लूँ। होता था ना भाई, कंची आप खेलते थे तो आप सोचते थे कि मैं इन कंचियों को बहुत सारी इकट्ठी कर लूँ, मेरे पास 100 200 500 1000 10,000 कंचियाँ होनी चाहिए। हो सकता है कईयों के तो सपने में भी आती थी कि मेरे पास है ना वो डब्बा भर के हजार हजार कंचियाँ हैं। तो वो उस वक्त संवेग कौन सा पैदा होता था आपके अंदर? स्वामित्व का संवेग पैदा होता था। स्वामित्व का संवेग पैदा होता था कि मैं स्वामी हूँ इन सब का, मेरे पास इतनी मात्रा में कंचियाँ हैं, मेरे पास इतनी मात्रा में ये फोटो है, मेरे पास इतनी मात्रा में ताश है। ठीक है, तो स्वामित्व नामक संवेग जब पैदा होता है तो मूल प्रवृत्ति क्या बनती है? संग्रहण की बनती है, यानी इकट्ठा करने की बनती है, कि मैं इकट्ठा कर लूँ चीज़ों को अपने पास, जमा कर लूँ अपने पास में। तो ये है स्वामित्व नामक संवेग। आगे चलते हैं और अपना अगला संवेग है विद्यार्थियों कामुकता। कामुकता यानी कामेच्छा, है ना, काम वृत्ति। जब व्यक्ति के अंदर ये संवेग जब पनपता है, कामुकता नामक संवेग, तो वो क्या, उसकी मूल प्रवृत्ति क्या बन जाती है? काम वृत्ति, यानी वो अपनी जो सेक्सुअल जो इच्छाएं हैं उनको पूरी करने के लिए प्रयास करता है। ठीक है, तो ये कामुकता नामक संवेग है। कामुकता नामक संवेग जब व्यक्ति में पनपता है या पैदा होता है तो उसकी मूल प्रवृत्ति बन जाती है कि वो अपनी जो सेक्स के प्रति जो इच्छाएं हैं उनको क्या कर ले, पूरी कर ले। ठीक है, और जैसे वैसे माना जाए तो अपने भारतीय इतिहास के अंदर, संस्कृति के अंदर भी जो है धर्म अर्थ काम और मोक्ष, चार मनुष्य के पुरुषार्थ माने गए हैं। मानव जीवन के चार पुरुषार्थ माने गए हैं, धर्म है, अर्थ है, तीसरा काम है और चौथा मोक्ष है, यानी कि मुक्ति है। तो 3 नंबर पे काम को रखा गया है। ठीक है ना, तो काम प्राप्ति, भारतीय संस्कृति में अगर बात करें तो कामेच्छा या कामवृत्ति जो है वो केवल और केवल संतान प्राप्ति के लिए इसको माना गया है, और तीसरे स्थान पर इसको जगह दी है। पहला धर्म और अर्थ को माना गया, तीसरे स्थान पर काम को जो है वर्गीकरण में शामिल किया गया है। और इसका केवल उद्देश्य क्या है कामवृत्ति का? केवल और केवल संतान की प्राप्ति, एक अच्छी संतान की प्राप्ति माना गया है। तो जब भी व्यक्ति के अंदर कामुकता का संवेग पैदा होता है तो उसकी इच्छा होती है अपनी काम इच्छा को पूरा करने की, और वो कामवृत्ति के अंदर संलग्न हो जाता है, और ये उसकी प्रवृत्ति बन जाती है कामवृत्ति। ठीक है, तो ये आपके कामुकता नामक संवेग था। तो विद्यार्थियों लगभग 13-14 जो संवेग थे वो अपन ने विलियम मैकडूगल के पढ़ लिए हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। थोड़ा सा क्लास लंबी हो सकती है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कोई भी चीज़ छूटे नहीं। मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको स्लाइड के माध्यम से, एक एक को मैं व्याख्या कर रहा हूँ सबकी, ताकि कोई चीज़ आपकी बाकी ना रहे और आप अच्छे से चीज़ों को जो है समझ सके और स्टडी कर सके। तो विद्यार्थियों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, लाइक बटन प्रेस कर देना। साथ ही जो नए व्यूवर्स हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़े रहिए, देखते रहिए। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।